नाज़रीन आदाब टीवी भारत में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। सर, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। खासतौर से जो आज़ादी से पहले से काम कर रही है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, और अब जो उसकी हालत नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस आज़ादी से पहले से 100 साल पुरानी तंजीम है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के सोसाइटी में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान की तरक्की में इसका बहुत बड़ा। खास तौर से आप देखेंगे जो बुनकर जो लोग थे, अंसारी बरादरी के लोग, वो इस तंजीम से जुड़े हुए थे काफ़ी। आज भी जो बुनकर के मसाइल हैं, पावर लूम, हैंडलूम, उस पर सारा काम वुमेन कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और वुमेन कॉन्फ्रेंस ने खास तौर से आप देखेंगे कि केवल अंसारियों की बात नहीं है, वुमेन कॉन्फ्रेंस ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उसमें खास तौर से जो बैकवर्ड मुस्लिम्स थे, ओबीसी मुस्लिम्स थे, उनकी फायदे के लिए, उनके आगे तरक्की के लिए काम किया। जैसे जितने भी स्कॉलरशिप हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जितने भी आपको रिजर्वेशन है, चाहे मंडल कमीशन के लिस्ट में है, चाहे अंसारी हो, धोबी हो, सैफी हो, जितने भी बैकवर्ड मुसलमान हैं, उन सबों को जो रिजर्वेशन आज मिल रहा है मंडल कमीशन में, वो वुमेन कॉन्फ्रेंस का ही देन है। और वुमेन कॉन्फ्रेंस के जद्दोजहद और उसके लड़ाई और उसकी वो एक कामयाबी हुई, जिसमें हम आज लिस्ट में वुमेन कॉन्फ्रेंस भी के लोग जो हैं उसमें मंडल कमीशन। लेकिन अभी तक गुजरात में तो इस तरह का रिजर्वेशन नहीं मिला है। अंसारी बिरादरी को जिस मर्तबा मिलना चाहिए था ओबीसी का, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उसके लिए क्या कोशिशें जारी है? देखिए, आज मैं कल हमने खास तौर से इसकी लोगों को, प्रोफेसर निसार अंसारी साहब, लियाकत अली अंसारी साहब और हम लोग खास तौर से बैठे थे। कुछ केसेस भी यहाँ पे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो मैंने खास तौर से उनसे ये कहा कि आप मुझे सारे कागजात दें और सारे पेपर्स दें, हम उसको स्टडी करेंगे। अगर यहाँ से हाई कोर्ट की हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिस्पोजल हो, अगर डिस्पोजल नहीं करेंगे तो उसकी जो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गुजरात के भी बैकवर्ड मुसलमानों को उनके हक और हकूक जो मिलने चाहिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे। उसकी लड़ाई वुमेन कॉन्फ्रेंस उसकी लड़ाई और तेज करेगी और सरकार से मांग करेगी कि पूरे हिंदुस्तान में जब मिल रहा है तो गुजरात ऐसा कौन सा स्टेट है और यहाँ भेदभाव क्यों हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक अंसारी की जगह अंसारी को कर करके उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश किया है, जिसको हम लोग उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर साफ लफ्ज है जो उसमें जुल्हा मोमिन अंसारी, और वो जुल्हा मोमिन अंसारी जो भी लोग हैं यहाँ पे, और सैफी हैं, बैकवर्ड और भी बहुत सारे बरादरी हैं जो बैकवर्ड, कुरैशी हैं, राइन हैं, इन लोगों के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और गुजरात के अंदर भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको कामयाबी मिले। सर, आप तो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो है एक मामला सामने आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो क्या असर होगा? जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, और फिर शरीयत पर भी इस पर कुछ असर हो सकता है। देखिए, क्या करेंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ और मुझे पता है, एक चीज आप देखेंगे कि यूसीसी में जो सबसे पहला कि जो 21st लॉ कमीशन जो थी, उस लॉ कमीशन ने यूसीसी पे कहा कि साहब 4 साल 2016 से लेकर करके 2020 तक ये उस पे 4 साल काम करने के बाद वो 21st लॉ कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान में यूसीसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी मेरी बात सुनिए, तो ऐसी हम लोगों ने लॉ कमीशन जो 22nd लॉ कमीशन है, हमने कहा ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 20 तक तो आपने कहा जरूरत नहीं है और अभी आप कहते हैं कि जरूरत हो गई। तो आप इससे इलेक्शन से बचिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ना काम कीजिए। अगर आपको जेन्युइनली इस पे बात करनी है तो इसको इलेक्शन के बाद इस बात को रखिए कि यूसीसी का खुल करके विरोध सारे आदिवासी, सारे चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के, उन लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि साहब हम लोग यूसीसी को बिल्कुल खुलकर विरोध करेंगे। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आया कि हम आदिवासियों को उनसे अलग रखेंगे, उनके जो कस्टम्स हैं उसको हम टच नहीं करेंगे। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब आप कहते हैं कि इनको अलग रखेंगे, तो वो कहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मिसनोमर है। इसको आप ये दिखा करके लोगों को गुमराह करके पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
जी, खासतौर से जो मणिपुर में मामला चल रहा है, वहाँ पर जिस तरह से तशद्दुद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों की इस्मत दरी परेड ये सब भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कैंपेनिंग हो रही है इलेक्शन की, तो क्या कहेंगी, वहाँ के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है और मुल्क की एक जगह इस तरीके से जल रही है? देखिए, मणिपुर में का जो मसला है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग इसको बहुत कॉग्निजेंस लिया है, पूरे वर्ल्ड में इसकी, और उससे हमारे हिंदुस्तान का बड़ा खराब इमेज लोगों में जा रहा है। और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे एक इन्होंने जो क्रिएट किया है, एक तरह से जो आप देखेंगे गुजरात में जो इन्होंने जिस तरह से एक लेबोरेटरी बना करके इसको टेस्ट किया था हिंदू मुसलमान का, वैसे वहाँ हिंदू क्रिश्चियन का, वहाँ मैती और कुकी एक ट्राइब है जो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और मैती भी वहाँ के जो लोकल हैं वो हिंदूज हैं। तो ये एक मैती और कुकी को लड़ा कर करके वहाँ पे, और आप देख रहे हैं कई महीनों से वहाँ जो आग लगा हुआ है उसको सरकार, दोनों सरकार, केंद्र सरकार भी वही है, स्टेट सरकार भी बीजेपी की है, उसको बुझाने में, उसको रोकने में बहुत नाकामयाब रहे। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरकार का उसमें योगदान है ताकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो सके, और पूरे क्रिश्चियंस नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने क्रिश्चियंस हैं, जिस तरह से गुजरात में कर करके इन्होंने मुसलमानों को डिमोरलाइज किया, उस तरह से पूरे वो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन जो हैं, आपको नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जितने हैं, उनको डिमोरलाइज करने का एक उन्होंने एक तरीका अपनाया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ भी किया जा रहा है। आपने देखा कि ओपोजिशन ने उसी के लिए कि प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के लिए बजाते वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया, और आप जो भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, वो ज्यादातर मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बाकी सारी पॉलिटिक्स थी। हमें जब तक हम पीसफुल माहौल, और जब तक शरीर का हर अंग पीसफुल वे में और प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, कोई एक कमजोर वर्ग रह जाता है तो देश डेवलप नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान को अगर डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में लाना है तो पीसफुल माहौल पैदा करना है, और तभी डेवलपमेंट हो सकता है। सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अंसारी बिरादरी की तरक्की अभी तक रुकी पड़ी है, इतनी ज्यादा, जो जैसे अगर पटेल की बात करें वो हर जगह NRI भी बन चुके हैं, लेकिन अंसारी बिरादरी को हर जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना? देखिए, मैंने बिल्कुल ठीक कहा, और यही वजह है कि हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस जिसकी लड़ाई हर तरह से लड़ रही है, कि उसमें हुआ कि आज़ादी के वक्त से जो बुनकर थे, और बुनकरों का जो सनद, खास तौर से हैंडलूम, पावरलूम जो पिटा, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी खराब हो गई। लेकिन अब वो उनके जो तवज्जो, उनका जो है वो इंटेंशन, जो उनका वो सारा एजुकेशन की तरफ वो डाइवर्ट कर रहे हैं, और ग्रेजुअली लोग अच्छे कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम लोग से जो हो सकता है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक से एक NRIs हैं। अभी मैं बताऊं कि मेरे ही रिश्तेदार 4 IAS हैं, 2 IFS, फ्रांस का एम्बेसडर है, वो हमारा कजिन है, इंडियन एम्बेसडर जो है। तो लोग अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें लोगों को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और एजुकेशन से कॉन्फिडेंस, नौकरी की बात अलग है, कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस से ही आप अपनी तरक्की कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिरोज अहमद साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से ऑल इंडिया मोमिन जमात, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, खासतौर से अंसारी बिरादरी के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और गुजरात में जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए भी वो शाना खड़े रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है, उन्हें हकूक़ दिलाने को तैयार है। ETV भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आराम।